हेलो स्टूडेंट, मैं निशांत स्वामी एनटीएस सर। जो अपना अभी रीनेट हुआ था 1563 स्टूडेंट का 23 जून को, उसकी कुछ अगर हम क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे कि बॉटनी से कौन कौन से क्वेश्चन आए हमारे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम आज देखने वाले हैं कि सेल और इकोलॉजी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बॉटनी वाले पार्ट के अंदर आए हैं। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 101 है वो क्वेश्चन क्या है द रीजन विद हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एंड ए लॉस ऑफ 70% ऑफ द स्पीसीज एंड हैबिटाट आर इन डिफाइंड एज। यानी आपको कुछ करेक्टर दे रखे हैं। देखिए करेक्टर क्या दे रखा है। नंबर 1 कि उस एरिया की जो स्पीसीज रिचनेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हाई, और हाई डिग्री ऑफ क्या होना चाहिए, एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब ऐसी स्पीसीज जो उसी पर्टिकुलर एरिया में हो, उसके अलावा बाहर आपको कहीं ना देखने को मिले, तो उसमें क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। दूसरा, अगर वहां के हम स्पीसीज का लॉस की बात करें तो बहुत सारी, लगभग 70% स्पीसीज क्या हो चुकी है, लॉस हो चुका है। ये तीनों के तीनों करेक्टर हमें देखने को मिलते हैं हॉटस्पॉट के अंदर। हॉटस्पॉट क्या है, हॉटस्पॉट एक ऐसा रीजन है जो इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। हॉटस्पॉट के अंदर कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं कि अगर ऐसे ऐसे क्राइटेरिया हो तो हम उसको हॉटस्पॉट की कैटेगरी में रखेंगे। बात आती है कौन कौन से क्राइटेरिया। पहला, वहां पर स्पीसीज रिचनेस क्या होनी चाहिए, ज्यादा। दूसरा, वहां पे एंडेमिज्म क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा। और अगर हम तीसरा करेक्टर देखें तो उस एरिया के अंदर, हॉटस्पॉट एरिया के अंदर मोस्ट ऑफ स्पीसीज या लगभग 70% स्पीसीज क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा है ना। तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आई बात समझ आपको। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल टिश्यूज आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स एंड पल्प ऑफ पियर। तो आपको पता है कि इनके अंदर ग्रिटिनेस होती है, दानेदार नेचर होता है, और ये जो दानेदार नेचर होता है वो किसकी वजह से होता है बच्चों, बिकॉज ऑफ स्क्लेरिड्स। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा इसका फर्स्ट, स्क्लेरिड्स। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष माहेश्वरी, डिप्टी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन कोटा। बच्चों, आज हम नीट का जो री एग्जाम हुआ था कुछ बच्चों के लिए, उस पेपर के बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशन, उनके आंसर डिस्कस करेंगे। एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रोमोसोम में, या क्रोमोसोम बोलो चाहे डीएनए बोलो, कि रिप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है। आपने पढ़ा भी होगा कि रिप्लिकेशन डीएनए में हर कहीं जगह से स्टार्ट नहीं होता। जिस जगह से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन या शॉर्ट में ओआरआई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन है, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, रेस्ट्रिक्शन साइट, क्लोनिंग साइट एंड ओआरआई साइट, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या हो जाता है, ओआरआई साइट। रिप्लिकेशन डीएनए में हमेशा ओआरआई से स्टार्ट होता है। ओके, ये जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए यूज होती है। रेस्ट्रिक्शन साइट भी उसी को कहते हैं। क्लोनिंग साइट जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्शन साइट्स का ही दूसरा नाम है। रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है उसको हम ओआरआई कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए हुए हमें, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन many alleles of a single gene governs a character, it is called polygenic inheritance. Many alleles of a character, character के बहुत सारे allele होना, इसको हम polygenic नहीं कहते, it is called multiple allele। तो अगर एक character के many allele है तो ये जो चीज लिखी है polygenic, ये गलत है। ये क्या होना चाहिए, multiple allele होना चाहिए। अगर क्या लिखा है, in polygenic inheritance the effect of each allele is additive। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दरअसल क्वांटिटेटिव करेक्टर के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं, और क्वांटिटेटिव करेक्टर में हर जीन का इफेक्ट जो है ऐड होता है। जितने ज्यादा हमारे पास डोमिनेंट अलील होते हैं सबका इफेक्ट ऐड होकर के फाइनल करेक्टर बनता है, बिकॉज द करेक्टर इज क्वांटिटेटिव। तो जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि पॉलीजेनिक में हर अलील का इफेक्ट एडिटिव होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे अलील होने को पॉलीजेनिक नहीं कहते हैं। पॉलीजेनिक जो होता है, मेनी जीन रेगुलेट वन करेक्टर, देन इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक। If a character have many allele then it is called multiple allele। तो ये स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है, 2 वाला जरूर सही है।
तो हमारा जो आंसर होगा स्टेटमेंट 1 फॉल्स एंड 2 करेक्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। ओके, चलिए बच्चों, इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिजियोलॉजी। बच्चों फिजियोलॉजी में इस बार क्वेश्चंस आए हैं 9, 3 फोटोसिंथेसिस से, 3 रेस्पिरेशन से और 3 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो इक्वल वेटेज पे क्वेश्चन गया है। और इसके अलावा इसी के साथ बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके भी 3 क्वेश्चंस आए हैं, राइट। चलिए देखते हैं इसमें। चलिए बच्चों, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, Which of the following are required for light reaction of photosynthesis? बच्चों फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में क्या रिक्वायर्ड है? ये रिक्वायर्ड पूछा गया है लाइट रिएक्शन में। लास्ट पेपर में आप लोगों ने पढ़ा था डार्क रिएक्शन में क्या रिक्वायर्ड है। अब की बार जो क्वेश्चन आया है बच्चों वो पूछा गया लाइट रिएक्शन में क्या रिक्वायर्ड है। चलिए देखते हैं। CO2 बच्चों ये ज़रूरत होती है डार्क रिएक्शन में जब लाइट रिएक्शन ATP NADPH बना चुका होता है, इन एनर्जीज का यूज़ करता है डार्क रिएक्शन में CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाने में, ठीक है। तो ये यूज़ नहीं होगा। दूसरा बच्चों ऑक्सीजन, इसका यूज़ नहीं होता है। ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन में इवॉल्व होती है वाटर के ब्रेकडाउन से, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट, वाटर की ज़रूरत है, जैसा मैंने अभी बताया आपको बच्चों, वाटर की ज़रूरत है। वाटर की फोटोलाइसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन बच्चों वहाँ से इवॉल्व होती है, तो ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत है। क्लोरोफिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा कौन? कौन इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा? काम क्लोरोफिल का है बच्चों, इससे क्लोरोफिल हो गया। और लाइट भी इम्पॉर्टेंट है। इस नेचर में, इस अर्थ में एनर्जी का एक ही मेजर सोर्स है बच्चों, वो है सनलाइट। उसी को ट्रैप करके ग्रीन प्लांट्स केमिकल एनर्जी यानी फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं और उन्हीं फूड को उस एनर्जी के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लाइट की भी ज़रूरत है। अब आप देखिए लाइट रिएक्शन में रिक्वायरमेंट किसकी है? एक तो ऑक्सीजन की है, दूसरा वाटर है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं होगा बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन एलिमिनेटेड है। इसमें ज़रूरत होती है वाटर की, क्लोरोफिल की और लाइट की, यानी CDE किस ऑप्शन में दिया हुआ है इसको चेक करिए और करेक्ट आंसर आ जाएगा 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये एक एवरेज क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 106। देखिए 106 किससे रिलेटेड है? सेल चैप्टर से रिलेटेड है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ऑर्गेनल दे रखे और कौन से ऑर्गेनल की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की थी। आपके पास 2 लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अगर हम बात करें लिस्ट 2 में, देखो पहले बोल रहा है कि डिस्क सेप्ड सेक और सिस्टर्नी नियर सेल न्यूक्लियस, यानी ये बात कर रहा है गोल्जी बॉडी की। किसकी बात कर रहा है ये? गोल्जी बॉडी की बात कर रहा है। अगर गोल्जी बॉडी की बात कर रहा है मतलब आपको पता है गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। दूसरा बोल रहा है क्रोमेटिन। आपको पता है कि क्रोमेटिन की जो डिस्कवरी की थी वो फ्लेमिंग ने की थी 1879 के अंदर। उन्होंने क्या करा था, एक बेसिक डाई यूज करके जो न्यूक्लियस के अंदर जो फाइबर है उसका नाम दिया था क्रोमेटिन। क्यों? क्योंकि वो एक कलरफुल मटेरियल था। और क्रोमेटिन जो वर्ड दिया गया वो किसके थ्रू दिया गया? फ्लेमिंग के थ्रू, है ना। नेक्स्ट बात आ रही है राइबोसोम। राइबोसोम को हम पेलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज पेलेट ने। तो जॉर्ज पेलेट ने डिस्कवरी की, इसलिए राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? पेलेट पार्टिकल। और लास्ट अब हमें पता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। तो रॉबर्ट ब्राउन। अगर हम इस मैचिंग को देखें तो हमारे पास है फर्स्ट का सेकंड, तो ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड। बी का क्या है हमारे पास? बी का थर्ड, बी का है फोर्थ, तो बी का फोर्थ, यानी हमारे पास ऑप्शन कौन सा जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का 1। आई बात समझ? ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक मैच द कॉलम है जिसके अंदर आपको टाइप ऑफ इनहेरिटेंस और उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में मिलता है? ब्लड ग्रुप में, फ्लावर कलर इन एंटीराइनम, स्किन कलर और फिनाइल कीटोन यूरिया। तो हम जानते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मेजर्स, ठीक है।
कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस किस में मिलता है? तो ब्लड ग्रुप के अंदर एक ब्लड ग्रुप होता है AB ब्लड ग्रुप जो कोडोमिनेंस शो करता है, तो हम इसको इसके साथ मैच कर सकते हैं। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी होता है वन जीन रेगुलेट मेनी कैरेक्टर, और एनसीईआरटी में इसके एग्जांपल में हमें कुछ डिजीज दिए और वो डिजीज है फिनाइल कीटोन यूरिया, तो ये इसके साथ मैच होगी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, स्किन कलर ह्यूमन का पॉलीजेनिक का एग्जांपल है, तो ये इसके साथ मैच होगा। अब हम इन सबको मैच करते हैं तो ए का आंसर बनता है, ए का मैचिंग 2 बनता है, तो ए के 2 में 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। फिर बी का 1 बनता है, तो बी के 1 को देखते हुए हमारे पास आंसर अपने आप हो जाता है सेकेंड। ओके, तो इसका आंसर सेकेंड रहेगा। नेक्स्ट आता है इसमें, चलिए इसको चेक करते हैं। विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। बच्चों ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये देखिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये ओव्यूल में इंटेगुमेंट है, जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट हो जाएगा इसको कहते हैं बच्चों माइक्रोपाइल। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ओव्यूल हो गया। अब आप इसमें देखिएगा इसके अंदर बच्चों ये तो बन गया है एम्ब्रायो सैक। ठीक है, अब बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है उसे हम कहते हैं न्यूसेलस। कौन सा पार्ट बचा हुआ है इसको देखते हैं, देखिए इधर ये जो पार्ट बच रहा है ना बच्चों, ये सारा पार्ट क्या है? न्यूसेलस है। ठीक, तो हम लोग अगर इसकी लेवलिंग करें तो लेवलिंग के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, इसको ऐसे देखते हैं। यहाँ पे न्यूसेलस देखो ये पार्ट हो गया, इंटेगुमेंट ये पार्ट हो गया, प्लेसेंटा यहाँ से ओव्यूल जहाँ से जुड़ा होगा उसको कहते हैं बच्चों ये है देखो प्लेसेंटा, राइट। और फिनिकल क्या होता है? ओव्यूलर स्टॉक, ये देखिए तो ओव्यूलर स्टॉक बच्चों फ्यूनिकल है। ठीक, अब आपको क्वेश्चन क्या, विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल? पता है इंटेगुमेंट तो आउटर प्रोटेक्शन दे रहा है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों सीड में वो सीड कोट में कन्वर्ट होगा। ठीक, ये एम्ब्रायो सैक है, इन फ्यूचर इसी में एम्ब्रियो डेवलप होगा, राइट। अब बचता है बच्चों ये न्यूसेलस। न्यूसेलस इस डेवलपिंग एम्ब्रायो सैक को न्यूट्रिशन देता है, इससे न्यूसेलस ही न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा न्यूसेलस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या एब्सेंट होता है? तो बात करते हैं बच्चों, सीव सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, सीव ट्यूब्स नहीं मिलते हैं। इसके बाद एल्ब्यूमिनस सेल्स मिलते हैं, ट्रैकिड्स तो मिलते हैं लेकिन वेसल्स नहीं मिलते हैं। तो वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वहां सीव सेल्स मिलते हैं और एल्ब्यूमिनस सेल्स मिलते हैं। ठीक है, और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर वेसल्स एब्सेंट होते हैं। तो 2 चीजें एब्सेंट है आपके पास, किसमें? यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम 110 क्वेश्चन क्या आया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी में अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन 2 टाइप के थे, एक इन सीटू कंजर्वेशन, एक दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर आप किसी भी स्पीसीज का कंजर्वेशन उसके नेचुरल हैबिटेट में कर रहे हैं तो वो कौन सा है? इन सीटू कंजर्वेशन। और अगर आप किसी स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो थ्रेटनेड है यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, अगर आप उसका कंजर्वेशन उसके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर कहीं दूसरी जगह पर उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं तो वो कौन सा है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये बोला विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सीटू कंजर्वेशन, यानी किसकी बात कर रही है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। बात आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक टाइप का इन सीटू कंजर्वेशन है। कौन सा है? इन सीटू। अगर मैं बात करूं बॉटेनिकल गार्डन, ये एक टाइप का क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर मैं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं तो ये भी कैसा है? इन सीटू कंजर्वेशन है। और नेशनल पार्क भी कौन है? इन सीटू कंजर्वेशन है। तो कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बॉटेनिकल गार्डन एक एक्स सीटू कंजर्वेशन है, इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बायोटेक से। The Indian government has set up GEAC which will make decision regarding validity of GM research. बायोटेक के चैप्टर के एंड में आपको GEAC बताया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी इंडिया में जितना भी GM रिसर्च हो रहा है, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट आते हैं, उन सब की वैलिडिटी चेक करती है, कौन सा हमारे लिए यूज है उसको अलाउ करती है, नहीं तो नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा लिखा है
बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसर्च बाय नेटिव पीपल। अब देखिए बायोपायरेसी क्या चीज है कि जो प्लांट या एनिमल जिस जगह का है वहां के लोग उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई और आकर के बिना परमिशन के यूज करे या उसको वहां से ले जाकर कुछ और यूज करे, उसको पायरेसी कहते हैं। नेटिव पीपल अगर किसी जगह के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो वो वहीं के लोग हैं और वो अपना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसको बायोपायरेसी नहीं कहते। ये नेटिव पीपल लिखना गलत है, आउटसाइड पीपल होना चाहिए। तो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा स्टेटमेंट 1 ट्रू, सेकंड फॉल्स, यानी कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से pollen grains remains preserved as fossil due to the presence of। अभी तक तो हम लोग पढ़ते थे केमिकल, स्पोरोपोलेनिन एक केमिकल है जो पोलन को सेफ रखता है अगेंस्ट केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डिग्रेडेशन से, राइट। अब वो ऑप्शन में नहीं है तो आपको ये सोचना था कि स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट किस में है, स्पोर की एक्साइन में है। अगर बच्चों हम लोग ये स्पोर का स्ट्रक्चर देखिए ये बनाते हैं तो इस स्पोर में बाहर की ओर क्या होता है, ये एक्साइन है, ठीक है, ये एक्साइन हो गई। तो जहां बच्चों एक्साइन एब्सेंट है ये और ये, इन्हें तो हम क्या देते हैं जर्मपोर है, और ये मान लीजिए हो गया यहाँ पर पोलन। पोलन तो 2 सेल स्ट्रक्चर बना दो, माइक्रोस्पोर है सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। तो अब आपको ये जानना है कि पोलन ग्रेन रिमेन प्रिजर्व्ड, तो ये पार्ट क्या हो गया बच्चों, देखो एक्साइन लेयर है सबसे बाहर, किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इसका मतलब हमें करेक्ट जो आंसर करना था बच्चों वो एक्साइन लेयर है। जबकि आप देखना ये इनर मोस्ट लेयर, इसको क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं इनर मोस्ट लेयर है और यह है एंटाइन लेयर, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन जो है प्रोटेक्शन दे रहा है, एक्साइन लेयर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, एक्साइन लेयर। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको बच्चों, टेरिडोफाइटा का यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं जितने भी क्लासिफिकेशन के हैं, और यहाँ आपको दिया हुआ है करेक्ट पेयर पहचानना है। तो यहाँ पर पहले ही पेयर में गड़बड़ हो रही है कि ये जो है ये आपको पता है ये क्या है, फर्न है, और फर्न को हम लोग कहते हैं टेरोप्सिडा, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए प्लांट किंगडम से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि यहाँ पर करेक्ट मैच पहचानना है, जिसमें आपको अलग अलग प्लांट ग्रुप्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जिसमें बात करें सेड्रस पाइनस सिकोया, दीज आर जिम्नोस्पर्म्स, तो ये सही है। इसके बाद एंजियोस्पर्म्स में सिकोया दिया हुआ है, ये गलत है। इसके बाद ब्रायोफाइटा में बच्चों यहाँ पर आपको पॉलीट्राइकम तो सही है, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी होता है, इसीलिए गलत हो गया। और टेरिडोफाइटा की बात करें तो यहाँ जिंगो दिया हुआ है आपको, तो हर उसमें आपको कुछ ना कुछ गलत दिख रहा है। पहला आपका यहाँ सही है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन फिर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं रिगार्डिंग आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स, मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, इन प्रोकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज इज कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो आरएनए पॉलीमरेज 3 स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज आके स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो मेन काम आरएनए पॉलीमरेज का वो इलोंगेशन में होता है जब वो आरएनए बनाता है, और लास्ट में फिर वो टर्मिनेट होता है विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही कि इलोंगेशन में वो काम आता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखा है आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएटेड ट्रांजिशनली विद रो फैक्टर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, बस यहाँ गड़बड़ हो गई। रो फैक्टर के साथ आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट नहीं करता, टर्मिनेट करता है। इनिशिएट किसके साथ करता है, सिग्मा फैक्टर के साथ। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, 1 करेक्ट है। तो फिर से हमारा आंसर हो जाएगा 1, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड। कौन सा इसमें न्यूक्लियोटाइड है। तो इसके लिए आपको नाइट्रोजन, देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजन बेस एंड शुगर मिलके पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर फॉस्फेट जुड़ के न्यूक्लियोटाइड बनता है। ओके, तो अब अगर हम बात करें तो यूरिडीन, यूरिडीन जो होता है, यूरिडीन एक न्यूक्लियोसाइड है। जब यूरेसिल और राइबोस शुगर कंबाइंड होते हैं तो यूरिडीन बनता है। यूरिडीन दरअसल है
यूरेसिल प्लस राइबोज, इसको हम यूरिडीन कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है। एडिनाइलिक एसिड, ध्यान रखिएगा, जब हम एसिड लगाते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड में एसिडिक नेचर आता है फॉस्फेट से। तो एडिनाइलिक एसिड जो होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो इसके अंदर एडिनिन है प्लस यहाँ पर शुगर जो है राइबोज शुगर है और इसके साथ फॉस्फेट है। तीनों चीजें जुड़ती हैं तब बनता है एडिनाइलिक एसिड, मतलब ये है एक न्यूक्लियोटाइड पूरा। तीनों यूनिट है मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। ग्वानिन, ग्वानिन तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन बेस है और कुछ नहीं। और ग्वानोसिन जब कहते हैं तो यहां पर होता है ग्वानोसिन में ग्वानिन होता है और प्लस राइबोज शुगर है, ये ग्वानोसिन है, यानी कि ये भी न्यूक्लियोसाइड है। कुल मिलाकर इन सब में न्यूक्लियोटाइड कौन है, तो एडिनाइलिक एसिड इज ए न्यूक्लियोटाइड। हमारा आंसर होगा सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास मैच द फॉलोइंग आता है मॉर्फोलॉजी से। आपसे पूछा गया है कि ये जो कंडीशंस हैं वो आपको किस प्लांट में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करें एक्सिलरी एस्टिवेशन की, तो आपको मिलेगा किसमें, पी में। इसके बाद एपिपेटलस कंडीशन जो है वो आपको मिलेगा ब्रिंजल में। एपीफिलस कंडीशन जो है वो लिली में मिलता है और एपिगाइनस फ्लावर्स किसके पास होते हैं, पीच के पास। तो अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से ही। तो हमारे पास मैच द फॉलोइंग फिर से, और आपसे यहां पर कहा है कि यहां आपको किस तरह का प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। तो बात करें बच्चों चाइना रोज की, तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि चाइना रोज के अंदर आपको मिलेगा एक्साइल प्रेजेंटेशन। मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड के अंदर आपको मिलेगा यहां पर पैराइटल। प्रिमरोज की बात करें तो यहां मिलेगा फ्री सेंट्रल और मेरीगोल्ड में मिलेगा आपको बेसल। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। तो आपको पता है सीव ट्यूब्स के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है और वहां प्रेशर मेंटेन करने का जो काम है वो किसका होता है, कंपेनियन सेल्स का होता है। तो ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास आता है कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 120। अगर 120 की बात करें तो ये सेल से है, सेल में भी प्रोकैरियोट्स है। बात आ रही है मीजोजोम, मीजोजोम इन ए सेल ए। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, फॉर एग्जांपल ये प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल है। कौन है, सेल वॉल। सेल वॉल के चारों तरफ आपको क्या मिलेगा, ग्लाइकोकैलिक्स। लेकिन अगर अंदर बात करें तो अंदर आपको मेम्ब्रेन मिलेगी और मेम्ब्रेन में इस टाइप की फोल्डिंग मिलेगी और इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मिजोजोम। क्या बोलेंगे, मिजोजोम। तो क्या मिजोजोम एक टाइप की इनर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है क्या, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, यानी अलग नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा बोल रहा है चेन ऑफ मेनी राइबोसोम अटैच्ड टू सिंगल एमआरएनए, यानी एक एमआरएनए के ऊपर अगर बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट है तो हम उसको पोलिसोम बोलेंगे, उसको मिजोजोम नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको, पोलिसोम। नेक्स्ट बोला स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही ये एक्सटेंशन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मिजोजोम। तो क्या होगा, मिजोजोम। फिर बोला मीडियम साइज क्रोमोजोम, नो क्रोमोजोम नहीं है ये क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग या हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंशन है। आई बात समझ। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन अब थोड़ा सा मज़ेदार हुआ है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये क्वेश्चन बच्चों पूरे हार्मोन को कवर कर रहा है। आप देख सकते हो एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, केवल ऑक्सीजन छूट गया है ना। चलिए देखते हैं फटाफट। तो ये बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, और अगर आपको इसमें एक पॉइंट याद है तो आप अपने आप इसको मैचअप कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग मैच करते हैं अभी। एब्सिसिक एसिड, चलो मान लो कि थोड़ा बहुत डाउट था। जिब्रेलिन तो आपके लिए क्लियर है ना। तो बच्चों जिब्रेलिन को आप यहाँ पे लिखोगे बॉल्टिंग से रिलेटेड है। पता है बॉल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसके भी इंटरनोड शॉर्ट है, जैसे कैबेज है, बीट रूट है, इनके इंटरनोड को इलोंगेट करके इनका साइज इलोंगेट करता है, इसे कहते हैं बॉल्टिंग। तो प्रमोट बॉल्टिंग इन बीट रूट एंड कैबेज, करेक्ट है। चलिए दूसरा देखते हैं इसमें। दूसरे में साइटोकाइनिन। बच्चों साइटोकाइनिन जो होता है ये हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ये डायरेक्ट सब एनसीईआरटी से दिए हुए हैं। अगला देखते हैं
नेक्स्ट बच्चों इसमें जो आता है इथाइलिन। इथाइलिन पे बच्चों आपको याद रखना है, इस प्रमोट मल्टीपल टाइम क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन कुकम्बर। कुकम्बर में फीमेल फ्लावर को इंड्यूस करता है। और आप सोचिए कि अगर कुकम्बर में फीमेल फ्लावर्स बच्चों बहुत ज़्यादा बन जाएंगे तो जो कुकम्बर है वो भी तो बहुत ज़्यादा निकलेगा। फ्रूट में तो वही कन्वर्ट होता है, ठीक है। इससे फ्रूट का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए फीमेल फ्लावर का इंडक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट वन, अब एक बचता हमारे पास एब्सिसिक एसिड। देखो एब्सिसिक एसिड बच्चों हेल्प्स सीड्स टू विदस्टैंड डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब ड्राई कंडीशन। आप सोचिए कंडीशन अगर ड्राई हो गई और अगर यहाँ पर इथाइलिन उस ड्राई कंडीशन में सीड को डोरमेंट नहीं रखता तो बेटा सीड जर्मिनेट होता और ये नया प्लांट बना लेता और नया प्लांट बना करके पानी की कमी से डेड हो जाता, ठीक है। इसलिए इसने जो है प्रोटेक्शन किया हुआ है। क्लियर है। अब ऑप्शन को हम लोग मैच करते हैं। ऑप्शन कैसे फटाफट मैच होगा, देखो 2, 1, 4, 3, फटाफट देख लो 2, 1, 4, 3। करेक्ट आंसर क्या होगा 3। बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा था, मैचअप्स का था सिंपल। अगला क्वेश्चन फिर से एक मैच द कॉलम है। यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, बायोटेक से रिलेटेड मैचिंग है। जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया गया था और जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन तैयार किया गया और वो बैक्टीरिया था ई कोलाई। तो फर्स्ट वाला सेकंड ऑप्शन के साथ ई कोलाई के साथ मैच करेगा, ठीक है। जीएम कॉटन या बीटी कॉटन भी हम इसको कहते हैं, इसमें बैसिलस थुरिनजेनेसिस का जीन ट्रांसफर हुआ था। तो लिस्ट 2 के हिसाब से देखेंगे तो जीएम कॉटन 4th बैसिलस से मैच करेगा। उसके बाद एडीए डेफिशिएंसी को जीन ट्रांसफर करके जीन थेरेपी से ठीक किया गया था। ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का एग्जांपल है, तो ये मैच करेगा जीन थेरेपी के साथ। और एलिजा जो होता है ये हमारा एक डायग्नोसिस का मेथड है जो एंटीजन एंटीबॉडी पर बेस्ड होता है। तो इस तरह से ये चारों चीजें मैच होगी। अब ए का जो है सेकंड के साथ मैचिंग है, तो ए के सेकंड में 2 ही ऑप्शन है। और उसके बाद बी की बात करें तो बी 4th के साथ मैच हो रहा है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जा रहा है 4। केवल 2 चीजें मैच करने से भी आंसर निकल जा रहा है, हालांकि हमने चारों चीजें मैच करी है। आंसर इसका हो जाएगा 4। चलिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया है रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन के बच्चों इस बार 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं ईटीएस से, ठीक है। चलिए ईटीएस में पहले इसका ईटीएस का पार्ट बनाते हैं और फिर इसमें हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्सेस कहाँ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने कहा कि रेस्पिरेशन का पर्पस क्या है। हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं उससे एनर्जी हमारी सेल्स यूज़ कर ले, तो ये उसको क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। अब आप सोचिए कि हमारी बॉडी में खाना खाने के बाद क्या एनर्जी केवल एटीपी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि सेल तो हमारी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यूज़ करता है। तो बच्चों जानते हो कुछ एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनती है, आप समझ लो कैश एनर्जी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कुछ एनर्जी ये रिड्यूस कोएंजाइम के फॉर्म में होती है, जैसे FADH2 और NADH2, ये 2 फॉर्म में होती है। क्लियर है। ये एनर्जी जो है चेक के फॉर्म में है। इस चेक को जब आप बैंक में ले जाके कन्वर्ट कराओगे तब कैश में कन्वर्ट होगा, है ना। और कैश का आनंद ही अलग है। अच्छा चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ जो कैश है वो तो ATP है, लेकिन जो चेक के फॉर्म में एनर्जी यूज़ हो रही है बच्चों वो हो रही है यहाँ पर FADH2 और NADH2। वो सब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ETS के थ्रू मूव करेंगे और इसके थ्रू चैनलाइज होकर किस में कन्वर्ट होंगे, ATP में। तो वहाँ पर सिस्टम क्या है पहले ये देखते हैं। यहाँ पे बच्चों इसमें FMN है। FMN जो है इसके बाद आप देखिएगा यहाँ आपको मिल जाएगा आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। यही आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव करता रहता है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यूबीक्विनोन, जो रिड्यूस होने के बाद यूबीक्विनोल, इसको हम लोग एक बेस बना रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ आपको कैसे चलेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ आता है साइटोक्रोम बी, ये होगा और वापस से आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से ये कनेक्ट होगा। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर वापस से यूबीक्विनोन आएगा और ये यूबीक्विनोल में रिड्यूस होता है UQH2 और फिर आता है यहाँ पर आप देखिएगा तो साइटोक्रोम
साइटोक्रोम C1 आएगा, ठीक। फिर आएगा साइटोक्रोम C, ये है साइटोक्रोम C, और यहाँ से साइटोक्रोम A और A3, ठीक है। लास्ट में क्या होगा ये अभी बताते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। लगभग बच्चों ये एक सीक्वेंस में है जो अभी लेटेस्ट डायग्राम में शो किया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में। चलिए देखते हैं इसमें ये कैसे वर्क करता है। यहाँ देखते हैं बच्चों, जानते हो जब आपको NADH को चैनलाइज करना है तो NADH पाथ 1 से जो है चैनलाइज हो जाता है और ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, NAD+, लेकिन हाइड्रोजन भी तो बनी है। अब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ये कॉम्प्लेक्स उठा लेगा, ठीक है, और एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद यहीं से प्रोटॉन को ये कैप्चर करेगा। इसके बाद Fe से आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर है ना बच्चों तो ये ले लेगा, लेकिन प्रोटॉन्स को क्या कर देगा, पंप। क्यों, क्योंकि आगे नेक्स्ट टू FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, यहाँ क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। पर जो आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इससे इसको प्रोटॉन्स को पंप करना ही करना पड़ेगा, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू मूव करता हुआ वापस से यूबीक्विनोन में आता है इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि यूबीक्विनोन जो कि लिपिड कंपाउंड है, यह हाइड्रोजन कैरियर है, इससे इसको प्रोटॉन यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 प्रोटॉन यहाँ से लेंगे और यूबीक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके बगल में साइटोक्रोम बच्चों B है। साइटोक्रोम कोई भी हो वो केवल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इससे इसको भी प्रोटॉन पंप करना पड़ेगा। एम आई राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यही इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर ये आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लेकर फर्दर इसका जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है यूबीक्विनोन में होगा। एंड सिंस वी नो दैट यूबीक्विनोन इट इज हाइड्रोजन कैरियर, सो इट टेक्स प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स से प्रोटॉन लेकर वापस से यूबीक्विनोन में रिड्यूस होता है। नेक्स्ट टू यूबीक्विनोन साइटोक्रोम ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन लेंगे लेकिन फर्दर प्रोटॉन्स को ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप कर देंगे, राइट। अब अगर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप करता है, देखो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ इसको मिलेगा नेजेंट ऑक्सीजन, और नेजेंट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिमूवर दोनों है। तो यहाँ का तो ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ से प्रोटॉन्स को रिमूव करेगा और बना देगा मेटाबॉलिक वाटर। मेरे ख्याल में आप समझ पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक। एक बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि अगर यहाँ पर FADH2 होता तो किस पाथ से एंटर करता, यहाँ से। FADH2 बच्चों ऑक्सीडाइज होता तो यहाँ से एंटर करता। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल NADH से ज़्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी कभी भी बच्चों FMN की नहीं होती है। हमेशा FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेने की औकात केवल और केवल यूबीक्विनोन में है। तो यूबीक्विनोन इससे बच्चों अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके चलेंगे, ठीक है, और वो ऑक्सीडाइज होते रहेंगे। यहाँ से रिडक्शन बराबर करता रहेगा, ये ऑक्सीडाइज होता रहेगा। तो आपको कहना है ये FAD में कन्वर्ट, और फिर से जो हाइड्रोजन निकली वो इनटेक करता रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए बच्चों। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ये वाला है, यहाँ NADH को जो ऑक्सीडाइज कर दे वो क्या होगा, NADH डिहाइड्रोजिनेज, इसका हाइड्रोजन निकाल दे रहा है। तो फर्स्ट को तो यहीं से मैच कर दो, ठीक। अगला आ जाओ, सेकेंड पास से FADH2 एंटर कर रहा है ये, तो आपको बताना ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 2 FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। अब सोचो क्रैब साइकिल में FADH2 कहाँ बन रहा था, जहाँ सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा था। तो हमने एंजाइम क्या लिखा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो या तो आप कह दीजिए FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, या आप कह दीजिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। चेक करते हैं यहाँ पे कहाँ है, ये देखो कॉम्प्लेक्स 2 है और ये है बच्चों सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर है? तो ये तो बच्चों हो गया यहाँ पे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब आते हैं थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या है। देखो थर्ड कॉम्प्लेक्स हमारे पास है साइटोक्रोम B से लेकर के
साइटोक्रोम C1, ये कॉम्प्लेक्स है थर्ड हमारे पास। तो साइटोक्रोम B2 साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स क्या हो गया थर्ड। तो ये थर्ड कॉम्प्लेक्स यहाँ लिख दीजिए, कॉम्प्लेक्स थर्ड है और कॉम्प्लेक्स थर्ड हमारे पास आ गया साइटोक्रोम B2 साइटोक्रोम C1। क्लियर है। लास्ट आता है बच्चों यहाँ पर ये साइटोक्रोम A और A3, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स है और इसी फोर्थ कॉम्प्लेक्स को हम लोग C ऑक्सीडेज भी कहते हैं। ये साइटोक्रोम C के टाइप हैं तो इनको कहते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा बचा, ये वाला, ये हो गया बच्चों साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्लियर है। तो ये ETS से था जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे हो रहा है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्सेस को मैच करें बच्चों, इसका मतलब तो ये कंफर्म है ना कि भाई ETS से रिलेटेड 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो आएगा वो ATP सिंथेस का होगा और वो बच्चों सीधे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब इसको मैच करते हैं। देखो यहाँ हो गया फर्स्ट फोर्थ, यहाँ से क्या लिखोगे, फर्स्ट है देन फोर्थ है देन सेकंड है और फिर 3 है। फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, चेक करो कहाँ है भाई, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ये हो गया। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ये फर्स्ट हो गया, ये फोर्थ हो गया, इसके बाद सेकंड है, फर्स्ट फोर्थ सेकंड। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। 124 क्वेश्चन क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर। ये भी बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन है, यानी अब तक कितने बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन देख लिए हमने, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या बोल रहा है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर। देखो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में क्या करते हैं हम, -196 डिग्री टेम्परेचर में यानी लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ गैमेट वगैरह को प्रिजर्व करते हैं या हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं उनको, ताकि वो वाइबल स्टेज तक रहे या इन फ्यूचर उनका फर्टिलाइजेशन करना पॉसिबल हो सके। यानी एक टाइप से हम टिश्यू कल्चर के टाइम जब हम क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो गैमेट वगैरह को क्या करते हैं, -196 डिग्री में स्टोर करने का काम करते हैं। फिर क्या बोला, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट क्रायो प्रिजर्वेशन नहीं है। दूसरा क्या बोला, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का प्रोटेक्शन करना, नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बोल रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट इन वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। बिल्कुल सही बात है, गैमेट को लॉन्ग टाइम तक वाइबल या फर्टाइल कंडीशन में अगर प्रिजर्व करना है तो आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। फिर बोल रहा है कि ये एक टाइप का इन सिटू कंजर्वेशन है, नहीं, ये एक टाइप का एक्स सिटू कंजर्वेशन है। आई बात समझ। तो इस ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन। चलिए बच्चों, ये अपने आप में एक टफ साइड मान सकते थे इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम आ सकती थी। प्रॉब्लम क्या आ सकती थी, चलिए डिस्कस करते हैं। ये भी जो है बच्चों रेस्पिरेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड है। बच्चों जनरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन टफ साइड जाता है, इसमें थोड़ा एक आध जगह प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले which of the following we have to find a correct ones, right? So which of the following are correct about cellular respiration? cellular respiration से रिलेटेड भाई साहब करेक्ट क्या है? अब बिल्कुल अपने आप को एक्टिव कर लो और देखते चलो, चेक करते चलो। cellular respiration is the breaking of कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाई ऑक्सीडेशन। बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम करेक्ट मानेंगे। रीजन क्या है, देखो ग्लूकोज है बच्चों, है ना, ग्लूकोज है 6 कार्बन, यहाँ से देखो ग्लूकोज है 6 कार्बन। 6 कार्बन ग्लूकोज को जब ब्रेक किया गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक किया गया, तो ये बन गया यहाँ पे पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल, है ना। अब पायरुविक एसिड देखो 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई, कितना आसान है। अब अगला देखो, ये अगर वापस से ब्रेक होता है, अब की बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है, इसमें ब्रेक हो गया है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑलरेडी चल रहा है। फिर से ये ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक हो गया बच्चों CO2 और वाटर में, तो हो गया ना, सब में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये करेक्ट है। और आपके एनसीईआरटी का लाइन भी है। नाउ नेक्स्ट, द एंटायर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। बस घंटी यहीं बज जानी चाहिए थी, क्योंकि सारा का सारा रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। इनफैक्ट इसकी स्टार्टिंग कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म से। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो साइटोप्लाज्म में सबसे पहले ग्लूकोज का देखो ब्रेकडाउन होकर के 3 कार्बन कंपाउंड इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है, तो स्टार्टिंग साइटोप्लाज्म से है, इससे स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग। क्लियर।
चलो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. नाउ नेक्स्ट, द फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन जर्मिनेटेड सीड. बच्चों सीड में स्टार्टिंग का जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है? एनारोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है. धीरे धीरे ऑक्सीजन जब मिलने लगेगी तो साइमल्टेनियसली एरोबिक रेस्पिरेशन होगा. फाइनली इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एरोबिक. तो स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई फर्मेंटेशन है तो ऑब्वियसली अंडर एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए, और जर्मिनेटेड सीड में प्रेजेंट है, वो एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन कर रहा है. तो स्टेटमेंट बच्चों ये भी करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. यहाँ थोड़ा सा बच्चों डाउट हो सकता था कि यहाँ पर फर्मेंटेशन जो है अगर हो रहा है तब तो एनारोबिक समझ आ रहा है, लेकिन हम जर्मिनेटेड सीड कह रहे हैं. भाई सीड जर्मिनेट होने के बाद भी उसका फर्मेंटेशन होता है. ठीक है, इससे आंसर ये सही है. द फेट ऑफ पाइरुवेट फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो. बिल्कुल सही है बच्चों. देखो ग्लूकोज से बना पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट. अब आगे इसका फेट है. अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल जाए जो एनारोबिक है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा या फर्मेंटेशन कर देगा, और अगर इसको ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिक है तो ये इसको पूरी तरह से CO2 वाटर में कन्वर्ट कर देगा. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. द फेट ऑफ पाइरुवेट फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. करेक्ट है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इस पर डिपेंड करता है. ठीक है, ईस्ट है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन कर देगा. अगर एनारोबिक बैक्टीरिया तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, है ना. हमारी जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज एनारोबिक भी चल रहा है. तो ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर रहा है. अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है. नेक्स्ट होगा, वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड गेटिंग रिड्यूस्ड. बिल्कुल सही. अभी मैंने आपको इसके पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताया था. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लास्ट में क्या था? निजेंट ऑक्सीजन. और निजेंट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेकर के क्या बना रहा था? मेटाबॉलिक वाटर. यही ये क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट. Water is formed during respiration as a result of oxygen accepting electron and getting reduced. This is also correct. अब देखो आपको बताना था कितने करेक्ट हैं, एक ही रॉन्ग है. तो ACDE चेक करो और ये हो गया इसमें आंसर. अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर फिर से दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. ओके, इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 RNA पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस इन एडिशन टू RNA पॉलीमरेज इन ऑर्गेनल्स. पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं. प्रोकैरियोट्स में एक ही तरह का होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में 3 होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3. और ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग आरएनए को बनाते हैं. आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आरआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो एमआरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाता है. ठीक है, और ये सब इसके अलावा यूकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड हैं, जो कि हम जानते हैं कि ये प्रोकैरियोट जैसे हैं, उनके अंदर अलग आरएनए पॉलीमरेज होता है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 3 तो आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियस में है और सेल ऑर्गेनल में अलग से भी आरएनए पॉलीमरेज होगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है. नाउ सेकंड स्टेटमेंट, ऑल द 3 आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हैव डिफरेंट रोल. ठीक है, तो सब के सब जो हैं अलग अलग रोल हैं. बिल्कुल सही बात है. एक आरआरएनए बना रहा है, एक टीआरएनए बना रहा है, एक एमआरएनए बना रहा है, तो तीनों का रोल भी अलग अलग है. तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. आंसर विल बी 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक मैच द कॉलम. ये मैच द कॉलम अब डीएनए की पैकेजिंग से रिलेटेड है. देखिए, हिस्टोन, न्यूक्लियोसोम, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन. इसको अगर हम मैच करेंगे तो हिस्टोन की बात करें, लूजली पैक्ड, डेंसली पैक्ड, पॉजिटिवली चार्ज एंड डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन. तो हिस्टोन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, ये हम सब जानते हैं. ठीक है, न्यूक्लियोसोम हिस्टोन ऑक्टामर पर डीएनए की रैपिंग को कहा जाता है, इस यूनिट को न्यूक्लियोसोम कहते हैं. यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड क्रोमेटिन है और हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन है. तो इस तरह से ये मैचिंग होगी. मतलब ए जो है वो 3 और B4 के साथ मैच करेगा. A3 और B4 हमारे पास ऑप्शन मिलता है, ये फोर्थ वाला A3 B4, बाकी C1 और D2 हो जाएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा 4. अगला क्वेश्चन फिर से एक स्टेटमेंट वाला है. देखो बच्चों, खूब सारे ढेर सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्टिंग इन द गेन और लॉस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म नोन एज एन्यूप्लॉइडी. अब आपको इसमें एन्यूप्लॉइडी की डेफिनेशन आनी चाहिए. एन्यूप्लॉइडी
जब सेल में 1-2 क्रोमोसोम बढ़ जाए या कम हो जाए, 2n+1, 2n-1, ये एन्यूप्लॉइडी है, आइदर ट्राइसोमी और मोनोसोमी। और ये चीज कब होती है? जब सेग्रीगेशन फेल हो जाता है, होमोलोगस पेयर सेपरेट नहीं होता, जिसको हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो नॉन डिसजंक्शन के फेलियर होने पर एक आध क्रोमोसोम एक तरफ बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ कम हो जाएगा, इसको एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो अब आप देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। शुरुआत ठीक है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग सेल साइकिल, ठीक है, लेकिन इससे हुआ क्या? देयर विल बी गेन और लॉस ऑफ आइदर वन और फ्यू क्रोमोसोम, नॉट द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। पूरा सेट नहीं जाता, 1-2 क्रोमोसोम कम ज्यादा होते हैं, पूरा सेट नहीं। ठीक है, और फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन से एन्यूप्लॉइडी होती है, ये भी ठीक है पीछे, लेकिन जो लिखा है होल सेट ये गलत है, 1 और 2 क्रोमोसोम बस, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर एनाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, रिजल्ट्स इन अ गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। अब देखिए पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, पूरा का पूरा सेट बढ़ जाता है। तो कई बार क्या होता है, साइटोकाइनेसिस हो गया, आगे का काम, सॉरी एनाफेज हो गया, आगे का काम नहीं होता, तो सेल में क्रोमोसोम नंबर तो डबल हो गए लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुई, तो फिर एक ही सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल हो गए, डिप्लॉइड का टेट्राप्लॉइड हो गया। तो ये बात तो सही है कि फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस से पॉलीप्लॉइडी होगी, लेकिन अब इस स्टेटमेंट में गड़बड़ क्या हो गया, इसमें क्या लिखा है, गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। जब आपका साइटोकाइनेसिस फेल होता है ना, जस्ट अ मिनट, साइटोकाइनेसिस जब फेल होता है तो 1-2 क्रोमोसोम का गेन और लॉस नहीं होता, पूरा सेट का गेन और लॉस होता है। तो इस वजह से ये भी गड़बड़ हो गया। मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में ये वर्ड इंटरचेंज हो गए। मतलब अगर ये गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम ऊपर होता तो ऊपर का स्टेटमेंट सही हो जाता, और लॉस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ये नीचे होता तो नीचे का सही हो जाता। मतलब एन्यूप्लॉइडी में पॉलीप्लॉइडी की बात लिख दी और पॉलीप्लॉइडी में एन्यूप्लॉइडी की बात लिख दी, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ये 4th आंसर हो जाएगा इसमें। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। ये हमारा क्वेश्चन है सेल साइकिल से। देखिए सेल साइकिल के अंदर अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ, यानी रिकॉम्बिनेशन या हम बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर कब होगा। हमें पता है कि मियोसिस सेकेंड के प्रोफेज 1 में आपको टोटल 5 सब स्टेजेस देखने को मिलती है। नंबर 1 लेप्टोटीन, नंबर 2 जाइगोटीन, नंबर 3 पैकाइटिन, नंबर 4 डिप्लोटीन एंड लास्ट है डाइकाइनेसिस। अगर हम लेप्टोटीन की बात करें तो वहां पे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, यानी कंडेंसेशन होता है क्रोमेटिन का। जाइगोटीन की बात करें तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। पैकाइटिन के अंदर बात करें तो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होता है, और डिप्लोटीन के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम का सिनेप्सिस बना है उनका क्या होता है, डी सिनेप्सिस होता है। लेकिन एक रीजन पे को छोड़ के जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था उसको हम काइजमेटा बोलते हैं। और लास्ट डाइकाइनेसिस की बात करें तो उसमें काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। बात आ रही है कि रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कौन से रीजन में होगा, कौन से स्टेज में होगा, तो कौन से स्टेज के अंदर होगा, पैकाइटिन के एंड तक क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई बात समझ, क्योंकि डिप्लोटीन में जाते ही होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी डी सिनेप्सिस होता है। आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से है। लास्ट का जो टॉपिक है क्रोमोसोम वाला, कि क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन, हम क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे। टोटल 4 टाइप के क्रोमोसोम देखते हैं। अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मिडिल पार्ट में प्रेजेंट है देन हम उसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। अगर सेंट्रोमियर मिडिल पार्ट से स्लाइटली अवे, थोड़ा सा ऊपर है, दूर है, तो हम उसको सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। अगर सेंट्रोमियर एंड के नियर है या एंड के पास है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। और अगर सेंट्रोमियर पूरा का पूरा एंड पे प्रेजेंट है तो यानी टीलोमियर वाले रीजन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक। तो बात आती है यहां पर, ये बोल रहा है पहला कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होगा वो मिडिल पार्ट में होगा, और जब मिडिल पार्ट में हो जाता है तो उससे जो आर्म्स बनती है दोनों की दोनों कैसे बनती है, इक्वल आर्म बनती है। तो पहला बोल रहा है मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म, यानी सेकंड ऑप्शन। तो क्या होगा, मेटासेंट्रिक क्या होगा, मिडिल सेंट्रोमियर होगा जिसकी वजह से 2 इक्वल आर्म बनेगी। सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा स्लाइटली अवे होगा,
तो क्या बोल रहा है, क्रोमोसोम हैज टर्मिनल, नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 2 अनइक्वल आर्म। देखिए अगर मैं बात करूं, ये शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है, तो दो क्या बन गई, अनइक्वल। क्या यहाँ सेंट्रोमियर मिडल में है या मिडल से थोड़ा सा ऊपर है? तो मिडल से थोड़ा सा ऊपर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। तो ये कौन सा हो गया, सब मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट बोल रहा है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होगा कि सेंट्रोमियर आपके यानी क्रोमोसोम के एंड के पास मिलेगा, नॉट एंड पे। तो ये बोल रहा है कि सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग। यानी ये सेंट्रोमियर है, यहां से ये शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है, ये क्या है, लॉन्ग आर्म। तो ये तो वेरी शॉर्ट हो गई, तो ये कौन हो गई, वेरी शॉर्ट, और ये कौन सी हो गई, वेरी लॉन्ग। तो ऐसी कंडीशन वाले क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यहां पे सेंट्रोमियर एंड पे प्रेजेंट है, एंड पे प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक यानी क्रोमोसोम हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर। आई बात समझ? तो इसकी अगर हम मैचिंग करें तो मैचिंग में क्या मिलेगा आपको, डी का 1, तो ये देखो डी का 1, तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का 1। ठीक है। तो चलिए बच्चों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 जो कि Q1 में था, जो री एग्जाम हुआ था नीट का 23 जून को, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से पूछा हुआ है, लाइगेज के बारे में। तो बायोमोलिक्यूल से इन्होंने लाइगेज की बात की हुई है कि भाई लाइगेज क्या करता है। तो लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट कैटेलाइज्ड बाय इट। तो कार्बन कार्बन आ जाएगा, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट। ठीक है, चलिए बच्चों, अब ये आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, जिससे 3 क्वेश्चंस आए हैं इस बार। पहला जो क्वेश्चन था, यहाँ अगर हम लोग कहते हैं कि भाई स्कूग ने ऑब्जर्व किया दैट कैलस प्रोलिफरेट, मतलब कैलस डिवाइड होता है फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टबैको। ये स्टार्टिंग में बच्चों प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डिस्कवरर के नेम दिए गए कि जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, किस में डिस्कवर किया, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, सीधे क्वेश्चन वहाँ से है कि अगर टबैको के पिथ को लेकर कल्चर किया जाए तो साइटोकाइनिन प्रोवाइड करने पर ये क्या होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यही चीज़ है। Skoog observed that callus proliferate from internodal segment of tobacco is time when auxin was supplied with one of the following except। तो ऑक्सिन तो दिया गया, उसके साथ साइटोकाइनिन भी दिया गया, लेकिन किसको नहीं इसमें प्रोवाइड करते हैं, दैट इज एब्सिसिक एसिड। क्योंकि एब्सिसिक एसिड बच्चों सेल डिवीजन नहीं, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देती है, डिवीजन को स्टॉप करती है। तो आपको यहाँ दिया गया ना, सप्लाइड विद वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको नहीं दिया जाता है, तो एब्सिसिक एसिड कर दो। बाकी एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज आपको पता होना चाहिए, वैस्कुलर टिश्यूज में न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर, न्यूट्रिएंट तो चाहिए। कोकोनट मिल्क साइटोकाइनिन है, ईस्ट में क्या है, सब में बच्चों साइटोकाइनिन है, तो ये तो प्रोवाइड किया जाएगा। और एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू कह दोगे, यहाँ न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये सब तो काम के हैं। लेकिन एब्सिसिक एसिड बच्चों क्या करता है, ये जो है यहाँ पर सेल डिवीजन को रोकता है। इससे करेक्ट आंसर क्या होगा, एब्सिसिक एसिड। वैसे तो बच्चों ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट वर्ड ध्यान नहीं दिया होगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ऑड वन आउट निकालते तो एब्सिसिक एसिड हो जाता है। आई एम श्योर कि आपने ये करेक्ट कर दिया होगा। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए यहाँ देखिएगा, गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो भाई, प्लांट ग्रोथ से फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसमें देखते हैं, ऑल जिब्रेलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर, राइट। भाई हम लिखते ही जिब्रेलिक एसिड है, कह ही रहे हैं एसिड, तो सारे के सारे क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। सेकेंड आ जाओ, ऑक्सिन आर एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। भाई ये कैसे हो सकता है, जिब्रेलिन भी सेल डिवीजन कर रहा है, ऑक्सिन भी सेल डिवीजन कर रहा है, तो इसका एंटागोनिस्टिक यानी ऑपोजिट कैसे हो सकता है। पता है इसकी जगह क्या आना चाहिए था, इसकी जगह आना चाहिए था एब्सिसिक एसिड।
बच्चों एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्टिक होता है जिब्रेलिक एसिड का, जितने इफेक्ट जिब्रेलिक एसिड देता है उसी का उल्टा कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारे पास रॉन्ग, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह क्या होना चाहिए था, एब्सिसिक एसिड। चलिए बच्चों ये भी थोड़ा सा हल्का सा टफ साइड मान सकते हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट याद है तो कर भी सकते हैं आप। जियाटिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क। आपको पता है कोकोनट मिल्क और जियामेज यानी मेज, इसमें से एक्सट्रैक्ट होता है साइटोकाइनिन, लिखा है ना कॉर्न जर्म ऑयल, इससे साइटोकाइनिन एक्सट्रैक्ट होता है। और बच्चों यही साइटोकाइनिन जो है जियामेज से एक्सट्रैक्ट हुआ तो इसका नाम रखा गया जियाटिन, है ना। और क्योंकि कोकोनट मिल्क में था इससे इसको जियाटिन के नाम से रखा गया, तो ये स्टेटमेंट सही है। इथाइलिन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, करेक्ट है बच्चों। इथाइलिन जो है मैंगो और पाइनएप्पल दोनों में फ्लावरिंग को इंड्यूस करके फ्रूट और सीड बनाता है, क्लियर, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर इथाइलिन करेक्ट है। लास्ट है इसमें एब्सिसिक एसिड इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। बच्चों एब्सिसिक एसिड पार्थिनोकार्पिक कैसे यूज करता है, एब्सिसिक एसिड तो सारी चीज ही रोक देता है, पार्थिनोकार्पी के लिए यहाँ पे बच्चों हार्मोन होना चाहिए था, और ये हार्मोन होगा यहाँ पर क्या, ऑक्सिन, बिल्कुल करेक्ट है। देखो हर जगह ऑक्सिन की जगह एब्सिसिक एसिड दे दिया है, ऑक्सिन की जगह यहाँ ऑक्सिन की जगह एब्सिसिक एसिड, यहाँ एब्सिसिक एसिड की जगह ऑक्सिन चेंज कर दिया है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग। ये पार्थिनोकार्पी इंड्यूस नहीं करता है। अब देख लो आपको क्या बताना था, सम स्टेटमेंट अबाउट प्लांट ग्रोथ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो करेक्ट कौन सा निकला, ए, सी और डी। तो करेक्ट आंसर बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, ए, सी, डी। आप समझ गए होंगे कि मैं अगर कह रही हूँ ऑक्सीजन आर एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन, रॉन्ग है, एब्सिसिक एसिड आता है। और अगर मैंने कहा एब्सिसिक एसिड इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, दिस इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज हियर इन प्लेस ऑफ एब्सिसिक एसिड ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बच्चों आ गया हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के लिए क्या गलत है, ठीक है। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी डायरेक्टली सीन अंडर यूवी रेडिएशन। देखिए यूवी रेडिएशन में दिखता जरूर है बट डायरेक्टली नहीं दिखता, पहले स्टेन करना पड़ेगा इथिडियम ब्रोमाइड से, फिर दिखता है, डायरेक्ट नहीं दिखता, गलत है। सेपरेटेड डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम जेल स्पीस, ये सही है। जो डीएनए सेपरेट हुआ आप उसमें से एक को काट के निकाल सकते हो, जिसको हम इल्यूशन कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मूव्स टुवर्ड्स द एनोड, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव करेगा, बिल्कुल सही बात है। सीविंग इफेक्ट ऑफ अगारोस जेल हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, और जो जेल में डीएनए अलग होते हैं वो जेल के पोरस नेचर यानी सीविंग इफेक्ट की वजह से अलग होते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ हमें इनकरेक्ट पूछा है तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर भी होगा। डायरेक्ट सीन नहीं होता, स्टेनिंग के बाद दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल शो मोनोकार्पुलरी यूनिलोक्यूलर ओवरी। तो ये जो कंडीशन है बच्चों ये आपको मिलती है फेबेसी फैमिली के अंदर, और यहाँ आपको बस ये निकालना है कि फेबेसी के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो सेस्बानिया हो गया, आपके पास ब्रिंजल इज सोलेनेसी, टोबैको इज सोलेनेसी, एस्पार्गस इज लिलिएसी और इंडिगोफेरा इज सोलेनेसी। तो आपके पास ऑप्शन फेबेसी, तो ऑप्शंस आते हैं 4th A and C ओनली। फिर से दो स्टेटमेंट दिए आपके पास, फिर से पढ़ते हैं चलिए। इन द लैकोपेरोन, ये जीन रेगुलेशन का क्वेश्चन है। Z जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। बिल्कुल, लैकोपेरोन में 3 जीन है जिसमें पहला जीन होता है लेक Z जो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज और वो लैक्टोज का ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है, ये बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। स्टेटमेंट 2, इन एडिशन टू लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन ऑल्सो इंड्यूस्ड लैकोपेरोन। ये बात तो एनसीईआरटी की लाइन भी है, पढ़ना, ये ध्यान रखना। लैक्टोज इज द इंड्यूसर, लैक्टोज आकर के लैकोपेरोन को ऑन करता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज ऑन नहीं करते, क्योंकि लैक्टोज ही होता है जो रिप्रेसर से बाइंड कर पाता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज नहीं बाइंड कर पाते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, इस वजह से आंसर होगा स्टेटमेंट 1 ट्रू, 2 इज फॉल्स, यानी कि आंसर हो गया फर्स्ट। क्लियर।
बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें भी 3 क्वेश्चंस था, तो एक क्वेश्चन ये आया और आप देख के पहचान गए होंगे ये स्ट्रॉबेरी है, ठीक, डायरेक्ट है। और स्ट्रॉबेरी में अगर आपको याद होगा तो ये जो पार्ट है बच्चों ये थैलेमस है, या अगर आपने ऐसे याद किया होगा कि फॉल्स फ्रूट में एडिबल पार्ट क्या है, थैलेमस, तो आप कर चुके होंगे। वहाँ 3 एग्जाम्पल दिया गया है, एक दिया गया था स्ट्रॉबेरी, दूसरा कैश्यू नट, और तीसरा एग्जाम्पल बच्चों वहाँ किसका था, एप्पल का। सर इन दोनों में अगर मैं कैश्यू नट को छोड़ूं तो इनमें एडिबल है क्या, थैलेमस, एप्पल में क्या एडिबल है, थैलेमस। तो यहाँ आपको लिखना था बच्चों करेक्ट आंसर थैलेमस, क्योंकि क्वेश्चन है द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इज गिवन इन, तो एक्स बच्चों क्या था, थैलेमस है, ये डायरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके पास 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। डाइकॉट लीफ के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट्स बताए गए हैं। आपसे कहा गया है कि एडेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन एबेक्सियल। तो ऊपर वाला होता है एडेक्सियल, नीचे वाला होता है एबेक्सियल। ऊपर की तरफ ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? हमने कहा कि सर ऊपर की तरफ तो क्या होते हैं, कम होते हैं या एब्सेंट होते हैं, और नीचे की तरफ ज्यादा होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया आपका गलत। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, द एडेक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स व्हिच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो सही बात है, ऊपर की तरफ जो एडेक्सियल सरफेस है उसमें आपको देखने को मिलते हैं क्या, पैलिसेड पैरेन्काइमा, जो हम कहते हैं इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फैटी एसिड। फैटी एसिड कौन नहीं है, ग्लूटामिक एसिड फैटी एसिड नहीं है भाई। अरेकिडोनिक एसिड फैटी एसिड होता है बिल्कुल 20 कार्बन का। पामिटिक एसिड बिल्कुल होता है 16 कार्बन का। लेसिथिन फॉस्फोलिपिड होता है, ये फैटी एसिड नहीं है। और एस्पार्टिक एसिड भी नहीं है। तो यहां पर ए डी ई कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, ये हमारा क्वेश्चन है इकोसिस्टम से। अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम तो आपको 10% एनर्जी लो उसके अकॉर्डिंग है। जो 10% एनर्जी लो है वो क्या बोलता है कि आप किसी भी ट्रॉपिक लेवल, फॉर एग्जांपल ये T1 ट्रॉपिक लेवल है, आप इस T1 ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट पे जाओगे तो केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। इससे जब यहाँ पे जाओगे तो उसकी 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। यहाँ से यहाँ जाओगे तो ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। पूछा क्या है कि इस पिरामिड के अंदर जो T1 ट्रॉपिक लेवल है, कौन सा T1 ट्रॉपिक लेवल है, उसमें कितनी एनर्जी होगी। अगर कहाँ पे T4 पे 1000 जूल है, यहां पे कितनी है, अगर 1000 जूल एनर्जी है T4 पे, तो T4 ये 1000 जूल है किसका, 10%, T3 का। तो हम बोलेंगे T3 में कितनी जूल एनर्जी है, 10,000 जूल। कितनी, 10,000 जूल। अब जब T3 में 10,000 जूल है तो वो T3 वाली जो T2 है उसका 10% है, यानी कितनी होगी, 1 लाख। तो आपने बोला ये कितनी जूल होगी, 1 लाख। तो T2 पे कितनी, 1 लाख जूल। अगर हम बात करें T1, तो T1 पे क्या है, ये T2 वाली T1 की 10% है, यानी कितनी मिलेगी आपको, 10 लाख। तो हमने बात की ये कितनी, 10 लाख जूल। यानी हर बार देखो 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, 90% एनर्जी लॉस हो रही है। तो यहाँ पे अगर 10 लाख है तो 10% 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 का 10% कितना, 1000। तो ऑप्शन हमारा पूछा गया किसमें, T1 ट्रॉपिक लेवल। तो T1 ट्रॉपिक लेवल में कितनी मिलेगी आपको, 10 लाख जूल। आई बात समझ, ऑप्शन कौन सा जाएगा, 4th ऑप्शन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। इसमें यहाँ आपको दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डिफ्यूजेस आउट क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में 2 मेन स्टेप हैं, एक तो लाइट रिएक्शन, मतलब लाइट एनर्जी को ग्रीन प्लांट ट्रैप करके केमिकल एनर्जी एटीपी एनएडीपीएच में कन्वर्ट करते हैं। उसी समय वाटर का ब्रेकडाउन फोटोलाइसिस होती है और उसमें ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है वो क्लोरोप्लास्ट से बाहर डिफ्यूज होती है। क्वेश्चन यहाँ से है, तो यहाँ देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डिफ्यूजेज आउट क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है क्योंकि ऑक्सीजन का यूज़ क्लोरोप्लास्ट नहीं करेगा, इसका यूज़ माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। ठीक है, बाकी एटीपी एनएडीपीएच ये सब एडीपी सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन बायोटेक्स से है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी क्रिएटेड। आर डीएनए मॉलिक्यूल बना रहे हैं बाय कटिंग
वेक्टर डीएनए एंड सोर्स डीएनए रिस्पेक्टिवली विथ। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमें पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए। आरडीएनए बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप अपने वेक्टर डीएनए को और आपके सोर्स डीएनए को दोनों को सेम एंजाइम, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करें। जब सेम एंजाइम से कट करोगे तब दोनों के स्टिकी एंड सेम होंगे, फिर आप उनको जोड़ पाओगे। ठीक है, तो दोनों को सेम एंजाइम से कट करना है। अब आप देखिए आप किस किस से कट करोगे, यहाँ लिखा है हिंद सेकंड तो सेम एंजाइम है, बिल्कुल ठीक बात है। हिंद सेकंड ALU1 ये नहीं चलेगा, हिंद सेकंड इको R1 नहीं चलेगा, हिंद सेकंड BAM H1 नहीं, दोनों सेम एंजाइम से कटिंग होगी, यानी कि तो इसका जो हमारा आंसर होगा ये फर्स्ट आंसर होगा। दोनों सेम एंजाइम से, कोई सा भी एंजाइम हो लेकिन सेम एंजाइम से कट होना चाहिए, वेक्टर भी और सोर्स डीएनए भी, इसलिए फर्स्ट आंसर करेंगे इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। अगर 143 की बात करूं मैं तो बात आती है यहां पर वही सेम क्वेश्चन इकोसिस्टम का। आपको पता होगा कि इकोसिस्टम के अंदर अगर मैं इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करूं तो इकोलॉजिकल पिरामिड की 3 लिमिटेशन है। 3 लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन है कि इकोलॉजिकल पिरामिड केवल फूड चेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? केवल फूड चेन को रिप्रेजेंट करता है, फूड वेब को रिप्रेजेंट नहीं करता। जबकि एक नेचर में एक इकोसिस्टम है, फूड चेन से कितना ही ज्यादा स्टेबल कौन होती है? फूड वेब। पहली लिमिटेशन। दूसरा, हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म देखते हैं जो मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट है। जैसे हम स्पैरो की बात कर लें, है ना, तो स्पैरो क्या है? मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल में प्रेजेंट हो सकता है, यानी वो हर्बीवोरस भी हो सकती है और कार्निवोरस। तो लेकिन वहां पे इकोलॉजिकल पिरामिड में कहीं नहीं दिया कि कुछ ऑर्गेनिज्म मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 ये होगी। थर्ड है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसमें कहीं पे भी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने वाले जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है उनका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। दूसरा, ना कहीं पे भी माइक्रोब्स का बात की गई है। ये जबकि बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मोस्ट ऑफ एनर्जी जो कंड्यूट होती है वो किससे होती है? डेट्राइटस फूड चेन पे, जबकि डेट्राइटस फूड चेन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो 3 लिमिटेशन है। क्या है? पहले बोले सेप्रोफाइटिक आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या ये इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशन है? लेकिन हमें बताना क्या है कि कौन सी इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशन नहीं है। तो ये तो इकोलॉजिकल पिरामिड की क्या होगी? लिमिटेशन होगी। दूसरा बोल रहा है इट अज्यूम ए सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। कौन एग्जिस्ट करती है? फूड वेब। तो ये तो लिमिटेशन है। नेक्स्ट बोल रहा है इट अकोमोडेट्स ए फूड वेब। क्या फूड वेब को पिरामिड में रखा गया है? क्या नहीं रखा गया, तो ये लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट बोला है इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू और मोर ट्रॉपिक लेवल। कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला गया कि एक स्पीसीज 2 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करती है, तो ये तो लिमिटेशन है। बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2 और 4 ये तो क्या है? लिमिटेशन है, लेकिन 3rd नंबर वाली लिमिटेशन नहीं है और हमसे पूछा गया है नॉट ए लिमिटेशन। तो क्या 3rd हमारी लिमिटेशन है क्या इकोलॉजिकल पिरामिड की? इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशन नहीं है, तो 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इन बीटी टॉक्सिन, ये भी बायोटेक से क्वेश्चन है, बायोटेक से काफी क्वेश्चन है। बीटी टॉक्सिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीटी कॉटन इन बीटी टॉक्सिन द बीटी टॉक्सिन इन जेनेटिक इंजीनियर्ड बीटी कॉटन किल्स द पेस्ट। जो बीटी कॉटन बनाया गया उसमें क्राइजीन ट्रांसफर किया गया और वो एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है जिसको हम बीटी टॉक्सिन भी कह सकते हैं। अब ये बीटी टॉक्सिन कैसे काम करता है? ये पेस्ट को किल करता है, मतलब इंसेक्ट को किल करता है। कैसे? जब इंसेक्ट इसको खाता है तो ये प्रोटीन बैक्टीरिया में तो इनएक्टिव होता है क्रिस्टल फॉर्म में। इंसेक्ट जैसे खाता है उसके मिडगट में जाता है, वहां एल्कलाइन मीडियम होता है जिससे ये एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर के ये मिडगट की एपिथेलियम पर बाइंड करके उसमें पोर बना देता है और मिडगट की वॉल को रप्चर कर देता है। इससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ये है इसका मैकेनिज्म। तो अब ये कैसे काम करेगा? क्रिएटिंग पोर इन द मिडगट, बिल्कुल जो मैंने अभी बताया था वही बात है। डैमेजिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, जी नहीं। अल्टरिंग द पीएच ऑफ द बॉडी, ये भी नहीं होगा। और डिजेनरेटिंग नर्वस सिस्टम भी नहीं। हमारा इसका आंसर वैसे ही क्या हो जाएगा? ये मिडगट से बाइंड करके पोर क्रिएट करके इंसेक्ट को मारता है। आंसर विल बी फर्स्ट। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ आपसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटिस्ट का। तो सबसे पहले आते हैं यूग्लिनॉइड। हम लोगों ने कहा कि यूग्लिनॉइड जो है सर लाइट है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं और लाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉफ्स बन जाते हैं। डायनोफ्लाइलेट्स की बात करें तो फोटोसिंथेटिक होते हैं। स्लाइम मोड्स जो होते हैं वो सैप्रोट्रॉफ्स या सैप्रोफाइट्स होते हैं और प्लाज्मोडियम जो है वो पैरासाइट है। तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट द फॉलोइंग ग्राफ डेपिक्ट द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात की है और रेट ऑफ रिएक्शन की बात की है, तो यहां पर आंसर 1 आएगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, बट एक लिमिट पे जाके वो कांस्टेंट हो जाती है, तो इसलिए आंसर 1 है। नेक्स्ट, अगर हम 147 की बात करें तो ये हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कौन सी कंडीशन के अंदर पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, कौन सी कंडीशन के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी ये NT1 टाइम पे है ना। और हमने बात करा ये है पॉपुलेशन जो T0 टाइम पे स्टार्टिंग में, या हम ऐसे बोल सकते हैं ये T+1 टाइम पे बोल सकते हैं, इसको T1 टाइम पे बोल सकते हैं। फिर हमने बात करी कि अगर बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन है ना, बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे चेंज होती है। बात आती है इसकी पहली कंडीशन, अगर बर्थ और इमाइग्रेशन यानी जन्म लेने वाले और बाहर से किसी हैबिटेट के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म के नंबर ज्यादा हो, किसके कंपैरिजन में, डेथ और इमाइग्रेशन यानी मरने वाले और बाहर जाने वाले से, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बर्थ प्लस इमाइग्रेशन की वैल्यू डेथ प्लस इमाइग्रेशन से क्या हो, कम हो तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी या पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। और अगर मैं बात करूं कि इन दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, अगर वैल्यू इक्वल हो तो पॉपुलेशन डेंसिटी ना बढ़ेगी ना कम होगी, यानी आप क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट होगी। ठीक है, और कांस्टेंट हमेशा पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट रहती नहीं है ना, वेरी करती रहेगी। तो बोल रहा है कि हमें क्या देखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कब होगी, जब B प्लस आई की वैल्यू डेथ प्लस इमाइग्रेशन से क्या होगी, ज्यादा। क्या बोल रहा है, डेथ एक्सीड नंबर ऑफ बर्थ एंड ऑल्सो नंबर ऑफ इमाइग्रेशन इक्वल द नंबर ऑफ इमाइग्रेशन, यानी डेथ एक्सीड नंबर ऑफ बर्थ एंड ऑल्सो नंबर ऑफ इमाइग्रेशन इक्वल टू इमाइग्रेशन, यानी ये बोल रहा है बर्थ के नंबर बराबर हो डेथ के और इमाइग्रेशन के नंबर हो इमाइग्रेशन के बराबर, तो पॉपुलेशन में कोई चेंज ही नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगी। फिर बोल रहा है बर्थ प्लस इमाइग्रेशन, क्या बोल रहा है, बर्थ प्लस इमाइग्रेशन इक्वल नंबर ऑफ डेथ प्लस इमाइग्रेशन, डेथ प्लस इमाइग्रेशन, तो क्या इस टाइम में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, नो, कांस्टेंट रहेगी। फिर बोल रहा है बर्थ प्लस इमाइग्रेशन, बर्थ प्लस इमाइग्रेशन इज मोर देन नंबर ऑफ डेथ प्लस इमाइग्रेशन, डेथ प्लस इमाइग्रेशन से, तो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसमें पॉपुलेशन क्या होगी, ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज। फिर बोल रहा है बर्थ प्लस इमाइग्रेशन, बर्थ प्लस इमाइग्रेशन इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस इमाइग्रेशन, डेथ और इमाइग्रेशन से क्या हो, ज्यादा हो, तो पॉपुलेशन साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यानी नंबर 4 में क्या होगा, पॉपुलेशन साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, 4th ऑप्शन। Next question. When a tall pea plant with round seed was shelved, it produced the progeny of, अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टॉल प्लांट है और राउंड सीड है, ठीक है, हम जानते हैं टॉल इज डोमिनेंट और उधर राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव, और प्रोजेनी बन रही है दो, टॉल प्लांट विद राउंड सीड, टॉल प्लांट विद रिंकल्ड सीड, मतलब इसकी सेल्फिंग में दो ही टाइप की प्रोजेनी बन रही, टॉल राउंड एंड टॉल रिंकल्ड। तो ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ दिस पेरेंटल प्लांट, कि इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, ठीक है।
सेल्फिंग करेंगे और 2 ही टाइप की प्रोजेनी चाहिए। अब थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएं, आप देखिए प्रोजेनी में टॉल ही आ रहा है, ड्वार्फ नहीं आ रहा। सेल्फिंग के बाद भी टॉल आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें स्मॉल टी नहीं है। तो इसका मतलब जो ये टॉल प्लांट है डेफिनेटली ये कैपिटल टी रहा होगा, तभी आप इसकी सेल्फिंग करोगे तो हमेशा टॉल आएगा। अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो फिर तो ड्वार्फ भी आता, और ड्वार्फ है नहीं, दोनों में टॉलनेस है। अच्छा इधर देखो राउंड भी आ रहा है, रिंकल्ड भी आ रहा है। राउंड और रिंकल्ड दोनों आ रहा है, जबकि पेरेंट राउंड है। पेरेंट राउंड है लेकिन प्रोजेनी में रिंकल्ड आ रहा है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब पेरेंट क्या होगा, राउंड के लिए हेटेरोजाइगस होगा, यानी कि इसका जो दूसरा कैरेक्टर है कैपिटल आर स्मॉल आर होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी अगर आप सेल्फिंग करते हैं तो प्रोजेनी सारी टॉल बनेगी, और कैपिटल आर स्मॉल आर होने की वजह से ये राउंड भी बनेगी और रिंकल्ड भी बनेगी, तो अपने आप ही आंसर आ गया अपना, ठीक है। वैसे भी देख लो ये वाला अगर जीनोटाइप, इसकी अगर आप सेल्फिंग करो तो यहां पर टॉल और ड्वार्फ भी दोनों बनेंगे, राउंड और रिंकल्ड भी बनेंगे। तो ये तो है ही नहीं अपने, तो ड्वार्फ तो है ही नहीं, तो ये तो नहीं बैठेगा, ठीक है। इधर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, अगर मैं इसकी सेल्फिंग करता हूं तो यहां पर सारे राउंड बनेंगे क्योंकि कैपिटल आर है, जबकि यहाँ तो राउंड और रिंकल्ड दोनों आ रहे हैं, तो ये भी गलत, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल आर, इसकी सेल्फ, ये तो पूरा हो जाएगा से, इसकी सेल्फिंग करने पर तो सारे टॉल राउंड ही आएंगे, फिर रिंकल्ड तो आएगा ही नहीं, ये भी गलत। और देखिए मैंने जो जीनोटाइप बताया था ये चौथा ही हमारा आंसर होगा। इसमें सेल्फिंग करेंगे तो टॉल भी आएगा, साथ में राउंड भी आ सकता है, रिंकल्ड भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4th वन, ओके। नेक्स्ट वापस बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, 3 ऑलरेडी आ चुके थे, ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है बायोडाइवर्सिटी का, क्वेश्चन नंबर 149। क्या बोल रहा है, एक दे रखा है आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दे रखे हैं, सेक्रेड ग्रुप्स दे रखे हैं, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका और एलियन स्पीसीज इन्वेशन। देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो इंडिया में टोटल 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। पहला वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, दूसरा हिमालय, और तीसरा है इंडो बर्मा, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। देखिए यहाँ पे दे रखा है वेस्टर्न घाट, तो क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, एक टाइप का, यानी कौन है, वेस्टर्न घाट। दूसरा सेक्रेड ग्रुप, सेक्रेड ग्रुप की बात करें तो खासी और जयंतिया की जो हिल्स है वो एक सेक्रेड ग्रुप है। या अगर मैं एमपी के जो रीजन कौन कौन से है, चंदा, बस्तर, सरगुजा, ये रीजन में क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, सेक्रेड ग्रुप है। या अरावली, राजस्थान की जो अरावली है वो भी क्या है, सेक्रेड ग्रुप है। तो सेक्रेड ग्रुप की बात करें तो कौन है, खासी और जयंतिया हिल्स इन मेघालय, ठीक है। फिर बात करता है कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 2002 के अंदर एक कन्वेंशन हुआ था, है ना, जिसको वर्ल्ड समिट बोलते हैं। तो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। और लास्ट बोल रहा है कि एलियन स्पीसीज कौन सी है, अगर हम इंडिया के अंदर बात करें एलियन स्पीसीज कौन सी है, पार्थिनियम, जिसकी वजह से आज बहुत सारी स्पीसीज क्या कर रही है, फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये क्वेश्चन, तो क्या हार है, ए का फोर्थ, सिर्फ एक से हो रहा है, ए का फोर्थ, बी का 1, सी का सेकंड और डी का थर्ड, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। क्लियर, चलिए बच्चों ये C3 साइकिल है, और C3 साइकिल में सिंपल सा, जिसे केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं क्योंकि केल्विन ने डिस्कवर किया था, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड बनने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, C3 साइकिल। अब आपको इसमें से डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स चेक करने हैं। जब रिबिलोज 1,5 बाई फॉस्फेट, जिसे 5 कार्बन कीटो शुगर कहा जाता है, ठीक है, 5 कार्बन कीटो शुगर कहा जाता है, ये जब ये एटमॉस्फेयर से CO2 को फिक्स करता है तो प्रोसेस क्या होती है बच्चों, कार्बोक्सिलेशन। बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ये हो गया कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलेशन के बाद जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज 3PGA और 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और यू कैन से ग्लिसरिक एसिड। क्लियर है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस, रिडक्शन। आप देखिएगा ये ग्लिसरेट यहाँ ATP लेकर पहले इसका एक्टिवेशन होगा और तब NADPH से हाइड्रोजन लेकर के ये रिड्यूस होता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। सो यू हैव टू राइट हियर रिडक्शन। सेकंड प्रोसेस क्या होगी बच्चों, रिडक्शन है, ये रिडक्शन प्रोसेस हो गई। ATP जब उसने लिया था तो एक्टिवेशन हुआ, जब ATP लेने के बाद जब उसने NADPH से कंबाइन करके हाइड्रोजन से रिड्यूस हुआ तो इमीडिएटली एनर्जी देखो निकल जाती है ना, फॉस्फेट के फॉर्म में,
और फाइनली जो है रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन के बाद बनता है ट्रायोस फॉस्फेट यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये बनेगा। एक कार्बन तो वो आगे बढ़ा देगा ताकि ग्लूकोज बन सके, और बाकी के सारे रीजनरेट होकर के फिर से क्या बना देंगे, रिबेलोज 1,5 बाई फॉस्फेट। देखो 5 कार्बन 1 कार्बन 6 कार्बन हो गया, रिडक्शन हुआ, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं यहाँ पे 3 PGA, और 2 मॉलिक्यूल में केवल 1 कार्बन आगे जाएगा और 5 कार्बन फिर से रीजनरेट होकर के क्या बनाएंगे, वापस से रिबेलोज 1,5 बाई फॉस्फेट। इन शॉर्ट वी कैन से इट इज RUBP। बस स्टेप्स आपको फाइंड करना था। पहला स्टेप क्या है, कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड स्टेप क्या है, रिडक्शन, और थर्ड स्टेप क्या है, रीजनरेशन। आंसर चेक करते हैं, पहले देख लेते हैं, सीक्वेंस में दिया हुआ है ABC, A, B और C, ठीक है, डायरेक्ट है। तो इसको देखते हैं बच्चों, यहाँ दिया होगा A वाला कार्बोक्सिलेशन, लेकिन रीजनरेशन है तो रॉन्ग है। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, हियर राइट आंसर शुड बी थर्ड, है ना। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन सीक्वेंस पहचानना था, क्योंकि इन्होंने आपको इस तरीके से दिया है कि जल्दी में आप रीजनरेशन को रिडक्शन काउंट कर जाएं। लेकिन हमारे बच्चे भी एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल एक्टिव होकर शायद आपने आंसर चेक किया होगा।